अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम मैथमेटिकल मेथड्स 11 क्लास का ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 4-5 वीडियो लेक्चर्स पहले बना चुका हूँ। वो तमाम वीडियो लेक्चर्स प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। आप डिटेल में स्टडी करने के लिए उनको दोबारा से देख सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इस चैप्टर के बहुत शॉर्टकट में कुछ लेक्चर्स बनाऊंगा ताकि ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए और क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो सब आपके रिवाइज होना चाहिए। इसके लिए मैं दोबारा से ये लेक्चर्स जो है वो बना रहा हूँ। आप देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, उर्दू में इसे इल्म तबियात कहते हैं। फ़िज़िक्स की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन बोली जा सकती है वो ये है कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी इल्म तबियात जो है, फ़िज़िक्स जो है, वो तबई मिक़दारों की स्टडी का नाम है। तबई मिक़दारों का मुताला जो है वो फ़िज़िक्स होता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि तबई मिक़दारें क्या हैं वो हमें मालूम हो। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि तबई मिक़दारें क्या हैं और दुनिया में कितनी तबई मिक़दारें हैं। तो आप याद रखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स यानी इकाई और पैमाइश, उसमें हमने देखा था कि तबई मिक़दारों का मतलब होता है मादे की वो तमाम खुसूसियात जिनकी आप पैमाइश कर सकते हो, जिनको आप गिन सकते हो, जिनको आप तोल सकते हो, जिनको आप नाप सकते हो, जिनका मतलब आप मेजरमेंट कर सकते हो, जिसकी पैमाइश की जा सकती है, जिसको गिना जा सकता है, जिसकी वैल्यू मालूम की जा सकती है, वो तबई मिक़दार है। ओके, तो तबई मिक़दार की सिंपल वे में डेफिनेशन अगर आपको बोलना है तो आप इस तरह से कहेंगे कि मादे की वो तमाम खुसूसियात जिनकी पैमाइश कर सकते हैं वो तबई मिक़दार हैं। और दुनिया में तबई मिक़दारों की जो तादाद है वो एक्चुअली लातेदाद है। यानी बहुत सारी तबई मिक़दारें हैं। नई नई किस्म की तबई मिक़दारें जो है वो आपके सामने आती रहेंगी। जैसे जैसे आपकी स्टडीज़ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आप नई नई किस्म की तबई मिक़दारों के बारे में पढ़ोगे। ओके, अब हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इस चैप्टर के अंदर देखा था कि तबई मिक़दारें दो किस्म की थी, यानी दो किस्म की होती हैं। एक थी बुनियादी तबई मिक़दारें और एक है माखूज़ तबई मिक़दारें। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो हम लोगों ने ये जो डिवीज़न किया था, यानी बुनियादी और माखूज़ का, बुनियादी तबई मिक़दारें और माखूज़ तबई मिक़दारें, तो ये जो हम लोगों ने डिवीज़न किया हुआ है, तो ये बेसिकली उनके मेजरमेंट को ध्यान में रखकर किया है। यानी मेजरमेंट की बुनियाद पर अगर हम तबई मिक़दारों को गिनते हैं और पैमाइश कर रहे हैं और उनकी पैमाइश की बुनियाद पर अगर हम उनकी कैटेगरीज बनाएंगे, उनकी किस्में बनाएंगे, तो ये दो किस्में बनेंगी, बुनियादी और माखूज़। बुनियादी तबई मिक़दारें वो हैं जिनकी पैमाइश बराह रास्त हो सकती है, डायरेक्ट, और माखूज़ तबई मिक़दारें वो हैं जिनकी पैमाइश बराह रास्त नहीं हो सकती। ओके, तो ये था पैमाइश को बुनियाद बनाकर तबई मिक़दारों को तकसीम करना। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में एक कदम आगे बढ़कर एक और नई चीज़ हम देखेंगे, और वो ये है कि फ़ितरत की बुनियाद पर हम तबई मिक़दारों को कैसे तकसीम कर सकते हैं, उनका कैसे तज्ज़िया कर सकते हैं फ़ितरत की बुनियाद पर, यानी नेचर की बुनियाद पर। यहाँ पर हमको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एनालाइज करना है, उनको कैटेगराइज करना है इस बेस पर कि उनका नेचर जो है वो सामने हो, नेचर की बुनियाद पर, फ़ितरत की बुनियाद पर। तो अब आप याद रखिए, दुनिया में जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी तबई मिक़दारें हैं, उन सब को दो अलग अलग किस्मों में या दो अलग अलग कैटेगरीज़ में उनको तकसीम किया गया है। उनमें से एक जो किस्म है उसे कहते हैं गैर सिमती मिक़दारें, यानी स्केलर क्वांटिटीज़, और दूसरी जो तबई मिक़दारें हैं उन्हें कहते हैं सिमती मिक़दारें, इंग्लिश में उन्हें कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, तो गैर सिमती मिक़दारें यानी स्केलर क्वांटिटीज़ और सिमती मिक़दारें यानी वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, अब सवाल ये पैदा होगा कि ये दोनों हम इनको कैसे समझेंगे या इनकी इनकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे। तो मैं पहले आपको गैर सिमती मिक़दारों की डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए, बहुत आसान है। स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं ये वो हैं जिनमें
कद्र यानी कीमत तो होती है। ओके, कद्र या मैग्नीट्यूड या कीमत, उनकी कुछ वैल्यू वो होती है, क्योंकि बग़ैर कद्र के या बग़ैर मैग्नीट्यूड के तो तबई मिक़दार हो नहीं सकती। तो तबई मिक़दारें, ये वो तबई मिक़दारें हैं जिनके अंदर कद्र होती है लेकिन इनमें सिमत नहीं होती। यानी जब हम मामला सिमत का लेंगे, यानी डायरेक्शन का जब हम बात करेंगे, तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर सिमत नहीं है। तो ऐसी तबई मिक़दारें जिनके अंदर कद्र हो लेकिन सिमत ना हो, उन्हें गैर सिमती मिक़दारें कहा जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी और आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि गैर सिमती मिक़दारें क्या हैं, उनकी वजाहत कीजिए। अगर ऐसा सवाल अगर आपसे पूछते हैं तो आपका जवाब होगा गैर सिमती मिक़दारें यानी स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी तबई मिक़दारें होती हैं जिनकी कद्र होती है लेकिन जिनमें सिमत नहीं होती। ओके, मिसाल के तौर पर अब अगर इसकी कुछ मिसालें अगर हमको देखना है तो आप याद रखिए, इनकी सबसे बढ़िया जो मिसाल है वो है कमैयत। कमैयत यानी मास। दूसरी तबई मिक़दार जो कि गैर सिमती मिक़दार है वो है टाइम यानी वक्त। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर किसी जिस्म की लंबाई की अगर बात करें, लेंथ की अगर बात करें, तो हम देखेंगे कि लेंथ या लंबाई जो है वो भी गैर सिमती मिक़दार होती है। अब आप देखिए, ये 3 चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो गैर सिमती मिक़दारें हैं, लेकिन मैं पहले ये 3 पर ही फोकस करके आपको डिटेल्स बताता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले जब हम कमैयत की बात कर रहे हैं तो किसी जिस्म को अगर आपने एक पर्टिकुलर सिमत में उसके अंदर मादे की मिक़दार को देखे और फिर बाद में आपने सिमत चेंज कर दिए, तो आप देखेंगे कि मादे की मिक़दार नहीं बदलती। ओके, जैसे आपने मान लो कि 1 किलो का एक पत्थर लिए और उसको शुमाल की सिमत में देखे, शुमाल की सिमत में आपने उसका मेजरमेंट किया, वो 1 किलो का आएगा। अब आप उसी पत्थर को जुनूब की सिमत में रख कर उसका मेजरमेंट करो, आप देखेंगे अभी भी वो 1 किलो का होगा। आप उस पत्थर को खड़ा रख कर मेजरमेंट करो, वो 1 किलो का आएगा। आप उस पत्थर को आड़ा रख कर मेजरमेंट करो, वो उतना ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कमैयत एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो जिस्म के अंदर सिमत पर डिपेंड नहीं करती। सिमत आप कुछ भी ले लो, इस कमैयत की जो कीमत है वो नहीं बदलेगी, इसीलिए हम बोलेंगे कि उसमें सिमत नहीं होती, वो एक गैर सिमती मिक़दार है। ओके, अब मामला आता है दूसरी मिसाल का, मतलब वक्त का। तो वक्त का जब मामला, आप देखो कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो, आप उसको गिन सकते हो, लेकिन आप उसकी सिमत का तयन नहीं कर सकते। आप कैसे फिक्स करोगे? आप ये नहीं कह सकते हैं कि वक्त जो है वो उफ़ की सिमत में है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वक्त जो है वो उमूदी सिमत में है। वक्त को आप शुमाली या जुनूबी सिमत में नहीं देख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वक्त जो है वो एक ऐसी तबई मिक़दार है जिसके अंदर कोई सिमत नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया गैर सिमती मिक़दारों का मामला। अब सवाल ये पैदा होगा कि सिमती मिक़दार किसे कहेंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको सिमती मिक़दारों की डेफिनेशन नज़र आ रही है। सिमती मिक़दारें यानी वेक्टर्स। सिमती मिक़दारों का मतलब होता है ऐसी तबई मिक़दारें जिनमें कद्र यानी मैग्नीट्यूड भी हो और सिमत भी हो। मैग्नीट्यूड यानी कद्र का होना भी लाजमी है और सिमत यानी डायरेक्शन का होना भी लाजमी है। तो ऐसी तबई मिक़दारें जिनके अंदर कद्र और सिमत दोनों भी होते हैं लाजमी तौर पर, उनको हम सिमती मिक़दारें कहेंगे। ओके, अब सिमती मिक़दारों की कुछ मिसालें, तो आप देखिए, इनमें सबसे बेस्ट कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनमें से एक है हटाओ, जिसे हम आमतौर पर इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हटाओ जो है ये उस फासले को कहते हैं जो कोई जिस्म एक पर्टिकुलर सिमत में तय करता है। ओके, जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि इस जगह पर यहाँ पर एक पॉइंट है। ओके, और इस पॉइंट में से यहाँ से वो इस डायरेक्शन में गया। ओके, और यहाँ जाने के बाद वो इस पॉइंट पर आ गया। यहाँ पर मान लो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो ये जो ए से लेकर बी तक ये जो फासला उसने कवर किया है, ये रैंडम फासला नहीं है, ये बेतरतीब किस्म का फासला नहीं है, बल्कि ये एक सिमत का फासला है।
और क्योंकि ये एक सिमत का फासला है इसलिए हम इसे सिमती मिकदार कहेंगे। मतलब ये जो फासला जो पैदा हुआ पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ए से बी की जानिब, ए से बी की सिमत में, ये जो एक पर्टिकुलर सिमत के अंदर फासला तय हुआ है इसे हम ख़ती हटाव कहेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, अब आप देखिए दूसरी एक मिसाल देखते हैं, वो है रफ्तार। रफ्तार जिसे आमतौर पर इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। आप याद रखिए ख़ती हटाव की तब्दीली की शरह जो है उसे रफ्तार कहा जाता है। रफ्तार का मतलब होता है ख़ती हटाव की तब्दीली की शरह। अब ख़ती हटाव क्योंकि एक वेक्टर है इसलिए रफ्तार भी एक वेक्टर है। ओके, तो उस तरह से आप, और रफ्तार वेक्टर क्यों है तो उसके अंदर आप याद रखिए कि रफ्तार जो है वो एक पर्टिकुलर सिमत में होती है, और रफ्तार हमेशा बग़ैर सिमत के नहीं हो सकती। रफ्तार हमेशा एक सिमत के साथ होती है, उसमें कद्र और सिमत दोनों होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तीसरी मिसाल जो हमको देखना है वो है इसरा। तो अब यहाँ तीसरी मिसाल है इसरा यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार की तब्दीली की शरह। अब आप देखिए रफ्तार जो है वो हटाव पे डिपेंड है, हटाव सिमती मिकदार है, उसमें सिमत है, रफ्तार में सिमत है। उसी तरह से इसरा जो है उसमें भी सिमत होती है, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसरा जो है वो एक सिमती मिकदार है। इसके बाद अगली जो मिसाल आपको ध्यान में रखना है वो है कुव्वत यानी फोर्स। आप याद रखिए कुव्वत की जो मैथमेटिकल अंदाज में अगर तारीफ़ बनाना हो तो उसकी तारीफ़ इस तरह से है कि कमैयत और इसरा का जो हासिल ज़रब है उसे कुव्वत कहते हैं। ओके, कमैयत और इसरा के हासिल ज़रब को कुव्वत कहते हैं। अब क्योंकि ये इसरा पे डिपेंड हो गया और इसरा एक वेक्टर है इसलिए कुव्वत जो है वो उसमें भी एक सिमत होती है, उसमें भी एक डायरेक्शन है फिक्स, वो भी एक सिमती मिकदार है। ओके, यहाँ पर अब हम देखते हैं गैर सिमती मिकदारों के बारे में। आप देखिए गैर सिमती मिकदारों, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये वो तबई मिकदारें हैं जिनके अंदर कद्र तो होती है लेकिन सिमत नहीं होती। अब इनके कुछ मिसालें देख लीजिए। इनकी एक मिसाल है फासला यानी डिस्टेंस। तो कोई भी दो नुकात ले लो आप, उन नुकात के दरमियान का जो फासला होगा वो फासला जो है वो गैर सिमती मिकदार होगा, क्योंकि उसमें कोई सिमत नहीं होगी, उसमें सिर्फ कीमत होगी, कद्र होगी, सिमत नहीं होगी। दूसरी चीज़ है चाल। चाल का मतलब होता है स्पीड। ओके, स्पीड का मतलब ये रहेगा कि फासला और वक्त का जो तनासुब है उसे हम चाल कहेंगे। आप याद रखना स्पीड जो है वो गैर सिमती मिकदार है, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसी तरह से आप देखिए कमैयत, मास। मास का मतलब होता है जिस्म के अंदर मौजूद मादे की मिकदार, और जाहिर है ये गैर सिमती मिकदार है क्योंकि वो सिमत उसमें नहीं पाई जाती। इसी तरह से हजम। हजम का मतलब होता है कि किसी जिस्म ने, कोई जिस्म जो है उसने कितनी जगह घेरा हुआ है, उसने कितनी स्पेस घेर के रखा है। अब जाहिर सी बात है ये जो स्पेस है इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हजम जो है वो भी गैर सिमती मिकदार है। ओके, तो ये था मामला स्केलर्स और वेक्टर्स की तारीफ़ों का, उनका इंट्रोडक्शन का। ओके, अब हम चलते हैं कुछ ख़ास किस्म के वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो टर्म्स हम देखने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बार बार इनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। देखिए इनमें से एक टर्म है सिफर सिमतिया यानी ज़ीरो वेक्टर, दूसरा है महासिल सिमतिया यानी रिजल्टेंट वेक्टर, तीसरा है मनफी सिमतिया यानी निगेटिव वेक्टर, और चौथा है मकामी सिमतिया यानी पोजीशन वेक्टर। तो देखिए इनमें से एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सिफर सिमतिया यानी नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। तो आप देखिए ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी कद्र ज़ीरो होती है। ओके, उसके अंदर कद्र होती है, कद्र की जो कीमत है वो ज़ीरो होगी, सिमत भी होगी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर उसकी जो कद्र है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो होगी। उसको बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। आमतौर पर हम इसको ओ बार से ज़ाहिर करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ज़ीरो जैसा नज़र आ रहा है लेकिन एक्चुअली ये ओ है और ओ के ऊपर एक बार है। ठीक है, इसकी कुछ मिसालें आप देख सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि मान लो एक जिस्म जो है वो रुका हुआ है, हालत सुकून में है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी रफ्तार का जो वेक्टर है वो ज़ीरो है। इसी तरीके से मान लो कि एक आधा जिस्म जो है वो मुस्तकिल रफ्तार से हरकत में है। जब वो मुस्तकिल रफ्तार से हरकत में होगा तो रफ्तार की तब्दीली की शरह यानी इसरा ज़ीरो हो जाएगा।
तो हम ये कहेंगे कि उसका जो इसरा है वो ज़ीरो वेक्टर है। ओके, तो ये मामला था सिफर वेक्टर का। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट हमको देखना है वो है महासिल सिमती यानी रिजल्टेंट वेक्टर। आप देखो, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होगा दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर्स हैं वो जब आपस में मिलेंगे या आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद जो नया वेक्टर तैयार होगा उस नए वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो उतना ही असर पैदा करता है जितना असर पिछले वाले दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर्स थे वो सब मिलकर जो इफ़ेक्ट पैदा करेंगे, उतना ही इफ़ेक्ट जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर पैदा करता है। ओके, तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन याद रखिए महासिल सिमतिया की। वो ये है कि दो या दो से ज़्यादा सिमतियों के महासिल सिमतिया उस सिमतिया को कहा जाता है जो उतना ही असर पैदा करे जितना कि वो तमाम सिमतिये इंडिविजुअल तौर पर यानी इनफरादी तौर पर अलग अलग पैदा करते हैं। ओके, ये हो गया महासिल सिमतिया या रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। अब तीसरा पॉइंट देखिए, वो है निगेटिव वेक्टर, मनफी सिमतिया। मनफी सिमतिया या निगेटिव वेक्टर जो है, इसका कंसेप्ट लेने के लिए आपको दो अलग अलग वेक्टर्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, मान लो अगर आपने एक वेक्टर ये लिया और दूसरा वेक्टर ऐसा लिया। अब ये जो दो वेक्टर आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के साथ मुखालिफ सिमत में है और इनकी लंबाइयाँ तकरीबन एक जैसी है, तकरीबन मतलब एग्जैक्टली एक जैसी हैं। तो इनकी कदरें जो है वो मसावी है लेकिन इनकी सिमतें मुखालिफ है। ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर्स। ओके, निगेटिव वेक्टर्स का मतलब रहेगा ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे से मसावी कदर रखते हैं, यानी उनकी कदरें जो है मसावी हैं लेकिन उनकी सिमतें जो है वो मुखालिफ हैं। तो इनको बोलेंगे मनफी सिमतिया या निगेटिव वेक्टर्स। इसके बाद चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं मकामी सिमतिया यानी पोजीशन वेक्टर्स। आप देखिए, मकामी सिमतिया या पोजीशन वेक्टर्स का मतलब होता है कि जब आप कोई मुहद्दिदी निज़ाम लेते हैं, यानी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप लेते हैं, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो मबदा होता है उस मबदे से आप स्पेस में मौजूद किसी नुक्ते को जोड़ दो। तो मबदे के साथ में जब आप किसी नुक्ते को जोड़ देंगे तो वो जो वेक्टर मिलेगा उसे कहते हैं मकामी सिमतिया। आप देखो, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ मैं इस जगह पर इस ओपन स्पेस के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए गौर से, मान लो कि आपने एक महवर ये वाला लिया, दूसरा महवर इस तरह से लिया और तीसरा महवर आपने इस स्क्रीन के सामने है, मान लो ये। ओके, ये उमूदन सामने है। इन तीनों का इंटरेक्शन पॉइंट ओ है। ये कि मतलब ये जो पॉइंट ओ जो है, तो ये इसे आप मबदा कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ से मबदे से कुछ दूरी पर इस जगह पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है। तो जब आप ओ को पी के साथ जोड़ेंगे, यानी ओ से पी की तरफ जो लाइन आप जोड़ेंगे, इस लाइन को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब रहेगा स्पेस में मौजूद किसी नुक्ते को अगर आपने ओ के साथ जोड़ दिए, मबदे के साथ अगर जोड़ दिए, तो वो जो लाइन आपको मिलेगी, यानी मबदे से पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन आपको मिलेगी, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ओके, तो उसे हम मकामी सिमतिया कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये बेसिक जो टर्म्स हैं ये कंप्लीट हो गई। अब हमको देखना है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी सिमती मिक़दारों को हम कैसे, उनका इजहार हम कैसे करेंगे, किस तरीके से उनको ज़ाहिर किया जाएगा। ओके, उनको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है। आप देखिए, किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको एक पॉइंट से स्टार्ट करो, एक लाइन बनाना। दूसरा जो पॉइंट है उस दूसरे पॉइंट पर आप तीर का निशान लगा दो। एक पॉइंट से स्टार्ट करो, दूसरे पॉइंट पर एरो का निशान लगा दो। ये जो लाइन आपको मिलेगी, एरो हेड वाली लाइन, तीर का निशान वाली जो लाइन मिलेगी, इसे हम कहेंगे ये एक वेक्टर है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप देखो, मान लो एक वेक्टर है ए बार, और ये ए बार जो है ये उफ़क़ी सिमत में है, पॉइंट ओ से पी की जानिब है। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किए, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देखो ये जो है पॉइंट ओ से लेकर पी तक, ओ से पी की जानिब जाने वाला ये एक वेक्टर हमने बनाया। तो ये ए बार ये जो है ये एक वेक्टर बन गया।
ओके, तो वेक्टर जो है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि अगर ये वेक्टर को जाहिर करने के लिए अगर हम एक ऐसी लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल ये आएगा कि सिम कौन बताएगा और कदर कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए बहुत आसान सी बात है, जो लाइन हम बनाएंगे उस लाइन की जो लंबाई होगी वो लंबाई उसकी कदर को जाहिर करेगी। ओके, लंबाई को यानी ओ से लेकर पी तक, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, ये जो लंबाई है इस लंबाई को हम कद्र कहेंगे। उसको लिखने का तरीका ये इस तरह से होता है, मॉड ए बार। मॉड ए का मतलब है हम ऐसे दो पैरेलल लाइंस लेंगे, उनके बीच में हम वो वेक्टर को लिख देंगे। ओके, तो ये था कद्र को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जाहिर है अगर हमको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास तीर का निशान है। तीर का जो निशान है, जैसे यहाँ पर ये तीर का निशान इस जगह पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर ओ से पी की जानिब है। ओके, इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि मान लो हमको दो मसावी वेक्टर्स लेना है, इक्वल वेक्टर्स। तो ये इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? देखिए, इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ भी एक जैसी हो और जिनकी सिमत भी एक जैसी हो। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं एक वेक्टर है ए बार और दूसरा भी वेक्टर ए बार है। हालांकि दोनों दो अलग अलग वेक्टर हैं, लेकिन दोनों की सिमतें बिल्कुल एक साथ हैं। दोनों दोनों बिल्कुल सेम सिमत के अंदर एक ही डायरेक्शन में हैं और दोनों की लंबाइयाँ भी एक जैसी है, मतलब दोनों की कदरें भी एक जैसी है। तो ऐसे जो दो वेक्टर्स होते हैं इनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ओके, अब इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स मतलब उनको निगेटिव वेक्टर्स भी कह सकते हैं हम लोग, मुखालिफ एकदम। ओके, तो एकदम मुखालिफ जो वेक्टर होंगे वो इस तरह से होंगे। अब आप देखिए एक वेक्टर ए बार है जो नीचे से ऊपर की सिमत में जा रहा है, तिरछी सिमत में। इसका एकदम उल्टा वेक्टर वो होगा जो कद्र के लिहाज से तो इसके बराबर होगा, लेकिन सिमत के लिहाज से बिल्कुल उल्टा होगा। तो जाहिर है माइनस ए बार। तो यहाँ पर जैसा ए बार और माइनस ए बार जो आप देख रहे हो, तो ये हैं वो दो वेक्टर्स जिनको हम कह सकते हैं कि ये निगेटिव वेक्टर्स हैं, यानी मनफी सिमतिये हैं, एक दूसरे से मुखालिफ सिमतों में हैं। ओके, ये था मामला वेक्टर्स का, समझ लीजिए रिप्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, वो है सिमती मिकदारों का जमा करना, उनका एडिशन करना, यानी वेक्टर एडिशन। देखिए वेक्टर एडिशन करने का जो सबसे आसान तरीका ये है, आप याद रखिए कि दो वेक्टर्स ए और बी, ए बार और बी बार, इनको आप आसानी के साथ इनका मजमूआ ले सकते हो। ओके, इनका मजमूआ लेने के जो अलग अलग तरीके हैं वो कुछ इस तरह से है। देखिए सबसे पहले मान लो कि एक वेक्टर ए बार है, जैसा आप देख रहे हैं फिगर ए के अंदर। दूसरा वेक्टर बी बार है। अब आपको ए बार और बी बार को आपस में जोड़ना है, तो हम एक काम करेंगे, हम बी बार वेक्टर को यहाँ से उठाकर उसे पैरेलल अंदाज में उसको इस जगह पर लेकर आएंगे। आप एक ख़ास बात देखिए कि हमने पॉइंट बी का, यानी वेक्टर बी जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले वेक्टर के एंड पॉइंट के साथ जोड़ दिए। क्या करें हमने, बी बार वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ए बार वेक्टर के एंड पॉइंट के साथ जोड़ दिए। ऐसा करने पर उसका जो निज़ाम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा जैसा हमको दिख रहा है। अब हम एक नया काम ये करेंगे कि पहले वेक्टर की स्टार्ट से दूसरे वेक्टर के एंड तक हम सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो ये होगा ए बार प्लस बी बार, यानी ये उनका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर आप याद रखिए ये जो ए बार है एक्चुअली इसकी कीमत होती है ए बार प्लस बी बार के बराबर। ओके, तो इस तरीके से दो अलग अलग वेक्टर्स का मजमुआ लिया जा सकता है। उसका ज्योमेट्रिकल तरीका यही वाला है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए एक बार फिर से आप इसको ध्यान दो। क्या करें हमने इसके अंदर, सबसे पहले ए बार और बी बार दो अलग अलग वेक्टर्स थे, तो हमने बी बार वेक्टर को उठाकर ए बार वेक्टर के एंड पॉइंट पर ला के रख दिए, यानी दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पहले वेक्टर के एंड पॉइंट के साथ जोड़ दिए, और फिर पहले वेक्टर का स्टार्ट और दूसरे वेक्टर का एंड, इनको आपस में जोड़ दिए। तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो जो नया जो वेक्टर हमको मिला वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा और वो ए बार और बी बार के मजमुए को जाहिर करेगा। ओके, तो लिखने का जो तरीका है उसका वो कुछ इस तरह से है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ओके,
तो ये था मामला वेक्टर्स एडिशन का। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट हम शुरू करेंगे, वो ये है कि वेक्टर्स जो हैं, सिमतीये जो होते हैं, तो हम उनको मुसल्लस के कानून के ज़रिए उनका मजमुआ कैसे करेंगे, यानी उनको जमा करना है, दो वेक्टर्स को जमा करना है मुसल्लस के कानून को इस्तेमाल करके। तो इसका तरीका क्या होगा? तो देखिए, इसका सिंपल सा जो तरीका है वो यही वाला है जो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। मतलब आप देखिए, ए बार और बी बार को हमको आपस में जोड़ना है, तो हम बी बार वेक्टर जो कि सेकंड वेक्टर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको पहले वेक्टर के एंड पॉइंट के साथ जोड़ देंगे, और उसके बाद पहले वेक्टर के स्टार्ट वाले पॉइंट को दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट से जोड़ेंगे। ऐसा करने पर हमको ये इस तरह का एक मुसल्लस मिलेगा। क्योंकि हमको एक मुसल्लस मिला, इसलिए ये वाला जो तरीका है ये जमा करने का, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी सिमती मिकदारों को जमा करने का मुसल्लस का कानून। ओके, इसको अगर बयान करना हो, लिखना हो, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर किसी मुसल्लस के दो अज़ला दो मुख्तलिफ सिमतों का इजहार करते हैं, तो मुसल्लस का तीसरा जो ज़िला है वो हमेशा उन दोनों मुसल्लसों के मजमूए को ज़ाहिर करता है। तीसरा ज़िला जो है वो हमेशा क्या होगा? मजमुई सिमतिया होगा। ओके, तो ये है मतलब इस तरीके से हम वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल वे में उसका लिखने का तरीका वही है कि अगर हम दूसरे वेक्टर का पहला स्टार्टिंग पॉइंट पहले वेक्टर के एंड पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं, और फिर पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट के साथ अगर जोड़ देते हैं, तो वो तैयार होने वाला जो नया जो वेक्टर होगा वो पिछले दो वेक्टर्स के मजमूए को ज़ाहिर करेगा। ओके, अब हमको देखना है सिमती मिकदारों की तफरीक, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के। दो वेक्टर्स को हम तफरीक कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका बहुत आसान तरीका है। आप देखिए, यहाँ पर मान लो एक वेक्टर ए बार है और दूसरा वेक्टर बी बार है, और इनको आपस में घटाना है, इनका तफरीक करना है। तो जब आप इनको घटाएंगे तो एक्चुअली आप उनका मजमुआ लेंगे, और मजमुआ लेते टाइम पर आप दूसरे वेक्टर का निगेटिव ले लो। यानी ए बार के अंदर आप ए बार में से आपको बी बार को निकालना है, तो आप क्या करो, ए बार में बी बार का निगेटिव जो है वो ऐड कर दो। जब आप ए बार के अंदर बी बार का निगेटिव ऐड करेंगे तो इसका मतलब आप ए बार में से बी बार को निकाल रहे हो। तो ये तरीका हम यूज़ करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर। उसको सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस जगह पर। आप देखिए, यहाँ पर ये एक वेक्टर है। सबसे पहले गौर से आप देखिए, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। इन दोनों को वज़ा करना है, इनकी तफरीक करना है। तो हमने क्या करे, ये जो सेकंड वेक्टर है पहले इसका निगेशन बनाए। आप देखो, उसका उल्टा कर दिए। उल्टा करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस बी बार वेक्टर है इसको हम ए बार वेक्टर के एंड पे लाके खड़े कर देंगे यहाँ पर। तो हमारी सिचुएशन ऐसी नज़र आएगी। अब आप देखो कि ये हमारा ए बार वेक्टर है, ये हमारा माइनस बी बार वेक्टर है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इसके एंड पॉइंट के साथ जोड़ दो, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर होगा ए बार माइनस बी बार के बराबर। ओके, इस तरीके से हम ए बार माइनस बी बार कर सकते हैं। उसको हम यहाँ पर ये तीसरी फिगर के अंदर भी समझ सकते हैं। आप देखो, यहाँ पर ये डायरेक्शन में ए बार है, ये वाली डायरेक्शन में बी बार है, तो फिर ये वाली जो डायरेक्शन रहेगी ये ए बार माइनस बी बार होगा। इस तरीके से हम दो अलग अलग वेक्टर जो हैं उनको उनका जो तफरीक है वो हम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी जैसा मैंने आपको बताया हूँ कि किस तरीके से हम दो अलग अलग वेक्टर्स का मजमुआ ले सकते हैं, किस तरह से हम दो अलग अलग वेक्टर्स की तफरीक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद वाला जो पॉइंट्स हैं, यानी इस चैप्टर के आगे के जो नुकात होंगे वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। और इन बिटवीन मैं आपको ये पूरे नोट्स जो है वो सेंड कर दूंगा, यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा ये नोट्स की, ताकि आपको स्टडी करने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। चलिए, स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।